अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बहुत सारे अहम टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आज का दिन काफ़ी अहम था। आज DGISPR और DGISI ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बहुत सारे राज अफशा हुए हैं एक्सटेंशन कैंशन के हवाले से, उसके साथ साथ जो तहरीक अदम एतमाद थी उसके हवाले से बहुत सारी बातें DGISI ने की हैं, वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ जो अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ है उस हवाले से बहुत सारी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की गई हैं। इमरान खान से मुतालिक बहुत सारी बातें की गई हैं, उन पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। जो साजिशें होती रहीं, जो गद्दारियां होती रहीं, उन पर बहुत सारी क्लैरिटी आज DGISI और DGISPR ने दी है, उस पर बात करेंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च की क्या सिचुएशन चल रही है, और उसके साथ साथ जब DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने काफ़ी अहम बयान दिया। वो ये कह रहे हैं कि फसादियों से निपटने के लिए सामान को ठोक बजा कर चेक कर लिया जाएगा। और उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च के ऊपर भी बात करेंगे कि इटसेल्फ लॉन्ग मार्च जुमे को आ रहा है, इसमें इस बार हुकूमत किस किस किस्म की सख्तियां जो है वो करने जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं इस बार वो फुल रेडी भी आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब इस बार इस लॉन्ग मार्च का कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक तरफ जहां पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च होगा, इनकलाब होगा, वहीं पर इमरान खान साहब ये बात भी कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च सिर्फ एक एंजॉयमेंट होगी। इस पर भी बात करेंगे कि इनकलाब और एंजॉयमेंट साथ साथ किस तरह से हो सकती है, और इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च के जरिए क्या अपने मुतालबात मनवा पाएंगे भी या नहीं, इस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज के अंदर ही मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब, और आज हमें स्पेशल स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब ने, और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस के माहिर हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे ही कर लेती हूँ। आज काफ़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सुबह से सोशल मीडिया की बात की जाए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए, हर तरफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूए बहस है। DGISI और DGISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबसे पहले बहुत सारी इसमें पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, लेकिन ओवरऑल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सर आप किस तरह से देख रहे हैं? मारिया, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, और जब ख़ास तौर पे DGISPR और उनके साथ DGISI जो कि कभी वो मीडिया पे नहीं आते हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा भी हुआ था कि जी मुझे कभी भी प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ना लेके जाएं। दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि अगर ये मेरे ऊपर तनकीद हो रही होती, मेरी ज़ात के मुतालिक होती, जब मैं कभी भी ना आता, लेकिन क्योंकि ये मेरे अदारे के बारे में और मेरे शहीदों के बारे में बात है, मुझे इसलिए यहाँ आना पड़ा और बताना पड़ा कि हम क्यों इस वक्त जो हैं वो पॉलिटिकल भी हैं, हम आईन कानून के दायरे में रह के अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने ये बड़ा क्लियर बता दिया था, और जो मुज़ाकरात हुई हैं उसमें भी यही कहा कि क्योंकि हम आईन कानून के अंदर हैं, इसलिए हम किसी की सियासी मदद नहीं कर सकते, वो ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो। और इसके साथ जो सेकंड बात थी कि जो सबसे परेशान बात थी कि ये 5th जनरेशन वॉर में यही होता है कि दुश्मन अटैक करता है, और हमारे पर पहले हमला हुआ 5th जनरेशन वॉर का, जिसमें फौज और अवाम में जो एतमाद है, एक पाकिस्तान की खास खसूसियत है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको कमज़ोर किया जाए, क्योंकि फौज और अवाम मिल के यू फाइट एज अ नेशन, और अगर इसको करेंगे तो ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है, और इसको डिफ्यूज़ करने के लिए जो है वो सबकी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में आज की जो कॉन्फ्रेंस ही काफ़ी इसका असर इसलिए करेगी कि हमारे जो यंग जनरेशन हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, उनको समझ आनी चाहिए कि इससे कितना मुल्क का नुकसान हो सकता है, और जो दुश्मन 75 ईयर्स में नहीं कर सका, तो हम अपनी नादानगी में ऐसी बातें कर रहे हैं। ये तो फिर अरशद शरीफ की ज़ाहिर है जो बात की गई है, वो भी DGISP ने बड़ी क्लियर है कि इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, आला सतह की होनी चाहिए, उसके साथ इसमें इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और जर्नलिस्ट भी शामिल होने चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि रूल आउट नहीं कर सकते, हो सकता है रॉ का भी इसमें साथ कहीं ना कहीं नजर आए हाथ, लेकिन ये स्पेकुलेशन हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सब जो है वो छोड़ देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके बाद इस पे बात करनी चाहिए। हाफिज साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, आज की जो DGISPR की और DGISS की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप उसको कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं? जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंतहाई अहम थी, और वो उन्होंने अपने लिए नहीं की,
जैसे डीजीआईएसआई ने क्लियर भी किया कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बात अब उनके इदारे पर आ रही है। जी, आज का जो इवेंट था वो बड़ा आज का दिन वैसे भी इस लिहाज से बड़ा अहम था कि आज बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते रहे कि दिन में डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर की एक मुश्तरका, ये गैर मामूली वाक़या था पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का कि 2 3 स्टार जनरल जो हैं वो सामने आए और उन्होंने फ़ौज का भरपूर दिफा किया और फ़ौज के बारे में जो गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं उनको मौसर अंदाज से उनका अजाला भी किया। इसके अलावा फिर देखें कि उसके बाद पै दर पै जो है 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, फिर अरशद शरीफ का एक बड़ा जनाजा हुआ। ये बड़ा भरपूर दिन था इस लिहाज से, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो वाक़या था वो ये 2 3 स्टार जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें उन्होंने माजी की गलतियों का एतराफ़ किया कि माजी में जो गलतियां हुई हैं और मुस्तकबिल में गैर सियासी रहने के अज़्म का इरादा भी किया उसके साथ कि मुस्तकबिल में हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। ये अच्छी बात है कि खुले तौर पर और क्लियर कट तरीके से इस बात का एतराफ़ किया गया कि माजी में गलतियाँ होती रहीं और आइंदा ऐसी गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी और मुस्तकबिल में भी जो भी यहाँ पर हुक्मरान होगा, ये जो भी हुकूमत आएगी, फ़ौज जो है हुकूमत का साथ देगी, जो इसका एक आइनी रोल बनता है, आइनी रोल अदा करती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स हैं, स्पेशली जो रिसेंटली जो बयानिया चलता रहा है उस हवाले से बात की, फिर जो बैरूनी चैलेंजेस थे उस हवाले से बात की। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक बयानिए की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा था काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की मिलिट्री को और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को। तो उस हवाले से बड़ा आज उन्होंने खुल के जो है बात की कि जिस बुनियाद पर ये साइफ़र की बुनियाद पर साइफ़र की बात हो या अरशद शरीफ के कत्ल का मामला हो, इन दोनों मामलात में फ़ौज को मुलव्वस करने की जो कोशिश की जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने साइफ़र का भी बताया कि साइफ़र किस तरह से ख़ुद आर्मी चीफ ने कामरा की मीटिंग में ये 3 मार्च को जो है जब प्राइम मिनिस्टर के हवाले किया तो उनका क्या रिएक्शन था। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो होते रहते हैं। इसका भी उन्होंने इजहार किया, लेकिन मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ब्रिगेडियर साहब के सामने रखना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, एक बयानिया तश्कील देने की कोशिश की जा रही है कि किसी मखसूस जमात के प्रेशर की वजह से आर्मी को डिफेंसिव होना पड़ा और शायद इसी बुनियाद की वजह से ये आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो की गई है। क्या ये बात दुरुस्त है कि फौज ने किसी दबाव की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? दबाव की वजह से तो बिल्कुल फौज कभी किसी के दबाव में नहीं आती है, लेकिन एक बयानिया जो चल रहा है उसकी फौज की साख हो, फौज के और अवाम में जो एक वेज क्रिएट की जा रही है उसके बारे में बात करनी पड़ी, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। फौज इज नथिंग विदाउट द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। यू फाइट एज द नेशन जो बात की गई है, और उसके साथ भी मीर जाफर, मीर सादिक, न्यूट्रल जानवर, आई मीन दे आर द डेरोगेटरी रिमार्क्स। ये ट्रुप्स के मोरल को कितना अफेक्ट करता है, सीनियर क़यादत को कितना फर्क पड़ता है, लोग शहीद हो रहे हैं, लोग लड़ाई कर रहे हैं और उनके पीछे फैमिलीज के लिए कितना पेनफुल है। आप स्पेकुलेशन करें वो कितना खतरनाक है, एक ट्रेंड आपने चलाया हुआ है वो कितना खतरनाक है। और इस मौके पे अवाम को सच्चाई बतानी, उन्होंने कहा कि जो मुझे इसलिए आना पड़ा कि अगर झूठ को सच साबित किया जा रहा है देन आई हैव टू स्टैंड एंड डिफेंड माय ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और इसके साथ फिर जो बात उन्होंने की वो यही की कि देखें हमें एक्सटर्नल थ्रेट कोई नहीं है, हमारी मुसल्लह अफवाज 7/24 आवर्स डिफेंड कर रही हैं, जाग रही हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। नो एनिमी कैन लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान। हमारी तरफ जो मुल्क की सरहदों देखें हम उसकी आंखें निकाल देंगे, लेकिन इंटरनल थ्रेट इज वेरी थ्रेटनिंग एंड डेंजरस। साहब अगर जी अगर इंटरनल थ्रेट की बात आप करते हैं तो इस वक्त फौज को गैर सियासी होना चाहिए, क्योंकि देखें माशी सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, तालिबानाइजेशन बढ़ती चली जा रही है, मुल्क हमारा बिल्कुल वाकई हकीकी मानों में नाजुक दौर से गुजरा है। तो क्या आईनी और कानूनी रोल प्ले करना नहीं चाहिए या इससे बढ़कर नहीं फौज को किरदार अदा करना चाहिए, आप समझते हैं? ये उस सूरत में है कि कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो, अभी आप सियासी लड़ाई है, वी वांट के सियासी तरीके से लड़ें, फौज को मत ट्रैक करें। आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, आपके चेयरमैन सेनेट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दे हैव टू प्ले देयर रोल। आप फौज को फिर वही बातें जब घसीटते हैं
बैसाखी फिर वही बात करेंगे, फौज ने इसको सपोर्ट कर ब्रिगेडियर दिया, साहब वो तो इसको घसीटा जा रहा है, आप देख रहे हैं कि एक मखसूस जमात की तरफ से किस तरह सोशल मीडिया पर मलाइन किया जा रहा है फौज को। तो मुझे बताएं कि इस मुल्क को कमजोर करने के लिए अटैक हमारा फौज पर किया जाता है, तो इस साजिश को भी तो बेनकाब होना चाहिए ना। तो मैं कहता हूं कि फौज को ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो बहुत देर बाद उन्होंने किया। ये फौज ने बड़े खुले दिल से इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे से गलतियां हुई हैं, बट देन वी शुड नॉट कीप कंटिन्यू डूइंग अ मिस्टेक। नाउ दे हैव पुट द फुल स्टॉप। जी नाउ ये नहीं होगा, और ये उन्होंने ये भी खास तौर पर कहा कि ये एक जनरल वाजपेयी का डिसीजन नहीं है, ये पूरी सीनियर क्यादत का, कोर कमांडर का मिलकर मुश्तरका फैसला है। जी इस पे कोई डाउट नहीं है। और ये अगर रिटायर्ड भी हो जाएंगे अगले 10-15 साल तक, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, दैट मीन्स कि नाउ इट इज फर्म डिसीजन एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये सियासी लड़ाई सियासी लड़े, और हाँ खुदा ना खास्ता सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान की रियासत को कोई खतरा, फौज विल डेफिनेटली कम एंड स्टैंड बाय एंड दे विल नेवर लेट दैट थिंग हैपन। बट टिल द टाइम सिचुएशन गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन है, मार्च हो रहा है, कहाँ तक जो रहा है। बट राना सनाउल्लाह को मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज डोंट प्रोवोकेट द कमिंग मार्च। आप ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करें जैसे प्रोवोकेशन हो। हुकूमत डिफ्यूज करती है, हुकूमत सिचुएशन को कंट्रोल करती है। Absolutely. आप ये कहें कि अगर पीसफुल है जहां तक जा रहे हैं, वी विल नॉट हिंडर, लेकिन जहां आप आइन और कानून को हाथ लेंगे, देन गवर्नमेंट विल कम इनटू एक्शन। बट ये कहना कि मैंने बंदोबस्त किया हुआ है, ये कोई इंडियन लोग नहीं आ रहे हैं और आपके इंडियन फोर्स नहीं है कि आप पाकिस्तानी को मारने के लिए बैठे हैं, ये उनको लफ्ज ऐसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिससे इश्तियाल बढ़े। ये मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है, और ये आज की कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था कि आवाम को क्लियर पिक्चर दी जाए। बकीर साहब They should एक not और fall भी in जो a trap. अहम स्टेटमेंट डीजी आईएसआई ने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो तौसी का भी उन्होंने उनको ऑफर भी दी थी, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब रात की तारीखी में उनसे मुलाकातें करें और दिन को जाकर वो उनको गद्दार कहीं या इस किस्म की स्टेटमेंट्स को आवाम के सामने रखें। सो इस स्टेटमेंट को आप ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है कि एक तरफ आप कहते हैं कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, आर्मी चीफ की बुराइयां कर रहे हैं, पहले आप तारीफें करें क्योंकि आपको सपोर्ट कर रहे थे, और अब आप उनको कह रहे हैं कि हम आपको मार्च में जब प्रेशर बड़ा नजर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आप कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ को हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंशन देना चाहते हैं। तो ये बातें डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। और ये फिर उसके बाद आप बाहर आके आप जानवर, न्यूट्रल, मीर जाफर, मीर सादा की बात कर रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स दे हैव शेड देयर ब्लड, हमारे ट्रूप ब्लड दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ये ट्रूप के मोराल को बहुत सीरियस इफेक्ट करता है। मेरे ख्याल में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को समझना चाहिए कि ऐसी अल्फाज मत इस्तेमाल करें शहीदों के लिए जो कि फैमिली के लिए पेनफुल हो। आई थिंक द मैसेज शुड बी अंडरस्टूड। ही हैज बीन वेरी क्लियर, ही हैज बीन वेरी, जो उन्होंने एक एक चीज क्लियर करके रख दी है, अपना मकसद बता दिया है, और फौज बार बार ऐसे आगे बयान नहीं देती, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है अवाम को। साहब अब जो मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, आप समझते हैं कि दैट इज इनफ फॉर इमरान खान साहब? आई थिंक ही शुड अंडरस्टैंड, और आज के लोग जो आके उनके पार्टी के लोग बयान करते रहे हैं, आई थिंक दे वर अंडरस्टूड एंड दे वर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने की कि इससे ज्यादा कोई खिलाफ बात की जाए, और मेरे इसका असर होना चाहिए। और आई एम श्योर कि जो वो मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो मैसेज कन्वे हो गया। तो ब्रिगेडियर साहब, आप नहीं समझते इस वक्त सियासी कुव्वतों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने के लिए इदारे को कोई किरदार अदा करने की ज़रूरत है? देखें, आपके जब नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट्स हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो तो सारे नाकाम हो चुके हैं। वो तो सारे नाकाम हो उस वक्त देखें अदारे नाकाम हो चुके, फिर वो जिस स्टेज पर जरूरत होगी फौज जरूर आएगी, जरूर सबको सख्ती से करेगी, बट दैट इज द टाइम when they feel that now things are getting out of control, let them fight it out and they must understand कि they are, अगर डेमोक्रेटिक इनकी सोच है तो इनको डेमोक्रेटिक तरीके से इसको हल करना चाहिए। ठीक है। और सर, लॉन्ग मार्च के हवाले से व्हाट्स योर टेक? लॉन्ग मार्च अचानक जिसकी डेट अनाउंस हुई है और वो जुमे से जो है वो किया जा रहा है, सो इस हवाले से इमरान खान साहब कह रहे एक तरफ की जहाद करने के लिए मैं निकल रहा हूँ, इनकलाब लाया जाएगा इस लॉन्ग मार्च के थ्रू, फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में इंजॉयमेंट के लोग आएंगे, इसमें फुल इंजॉयमेंट होगी, और खासकर जो फैसल वाडा साहब ने बयान दिया लॉन्ग मार्च के हवाले से वो भी काफी खतरनाक है। तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? लॉन्ग मार्च जो हो रहा है, चाहे वो पीसफुल है, कुछ भी है, सिचुएशन कैन बी एनीथिंग। जब एक गैदरिंग होती है उसमें सरपसंद लोग भी आ जाते हैं, उसमें एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट भी आ जाते हैं,
देयर आर ट्रिगर हैप्पी पीपल, ट्रिगर हैप्पी पुलिस फोर्स भी होती है। देखना है कि ये कैसे होती है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस, इसको समझें। हुकूमत को अभी भी एक स्टेप लेना चाहिए फॉरवर्ड और ऐसी बात करें जिससे कि सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें। अभी एक हफ्ता वो जान के दे रहे हैं कि शायद हुकूमत को एक स्टेप ले ले कि आए बैठ के मुज़ाकरात। बैठ के मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि आप अर्ली इलेक्शन कर रहे हैं, बट लिसन टू देम। अर्ली इलेक्शन, मुआशी हालात और पॉलिटिक्स सबको डिस्कस करें। जब टेबल बैठते हैं कई मसाइल हल हो जाते हैं। आई थिंक वी मस्ट गिव पीस अ चांस। ठीक है हाफिज साहब, लॉन्ग मार्च से मुतालिक आपने काफ़ी बड़ी खबर भी जंग में दी थी और आपने जो मार्च है ये डील हुई है और ये कहा गया है कि ये नो वायलेंस मार्च होगा। सो इस खबर के पीछे क्या स्टोरी है और ये क्यों किस तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है इसमें वायलेंस नहीं होगा, ये सिर्फ एज एन फन जो है वो लॉन्ग मार्च हम लेकर जाएंगे। और फिर खासकर फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं खून ही खून होगा, हर तरफ जनाजे होंगे। सो आपकी खबर जो थी इस पे मैं थोड़ा सा आपका टेक लेना चाहूँगी। देखें मारिया, बात यह है कि ये एक मीटिंग हुई है F8 में लास्ट वीक, जिसका आज इनडायरेक्टली एक तज़किरा भी हुआ है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि बातचीत जो है वो चल रही है, बातचीत होती रही है। उस मीटिंग में असद उमर भी मौजूद थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। तो खान साहब को ये बताया गया था कि आप जो मार्च कर रहे हैं ठीक है, आपका आईनी और कानूनी हक है, लेकिन इस मार्च में एक तो ये है कि कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए और इस बात की गारंटी आनी चाहिए कि भाई कि इस मार्च में वायलेंस नहीं होगा। दूसरा ये है कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसके मकासद वाज़े होने चाहिए कि आप जो मार्च करने जा रहे हैं क्या इसका मकसद जो है हुकूमत को गिराना मकसूद है। अगर हुकूमत को गिराना मकसूद है तो फिर तो वायलेंस होगा। ज़ाहिर है कि हुकूमत रेजिस्ट करेगी और यहाँ पर जो रियासती अदारे हैं वो रोकेंगे कि वायलेंस को, कि शहरी अमलाक को नुकसान पहुँच रहा है या लोगों की जानों को नुकसान पहुँच रहा है, तो ज़ाहिर है फिर रियासती अदारे हरकत में आते हैं। हाफिज साहब, लेकिन मेरा सवाल ये यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब लॉन्ग मार्च होगा तो खुदा ना खास्ता इसके नतीजे में कोई इंतशार पैदा होगा या कोई नाखुशगवार वाक़या पैदा होगा तो इससे ओवरऑल जो जमहूरी निज़ाम है उसको कोई नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल। देखें बात यह है कि जब बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो 27 अक्टूबर को आई थी तो उस वक्त बड़े सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की कोई ज़मानत नहीं दे सका कि इसमें धमाके नहीं होंगे। पे दर पे धमाके हुए और उसमें 100 से ज़्यादा बंदे शहीद हुए। देखिए इतने बड़े इज्तिमा को रोकना या उसको मुंजबित करना या उसको जो है डिसिप्लिन में लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये मुंतज़मीन के बस की बात नहीं होती। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरा जो मार्च है वो ना सिर्फ ये कि पुरअमन होगा और उन्होंने साथ आज जो एप्लीकेशन दी है यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम यहाँ पर जो सिट इन करेंगे F9 पार्क में, नहीं G9 और H9 के एरिया में जहाँ मौलाना फजल रहमान जो भी यहाँ पर होगा वो पुरअमन होगा। हम उस डी चौक में नहीं जाएंगे, रेड जोन को क्रॉस नहीं करेंगे, रेड लाइन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। उनकी तरफ से यकीन दहानी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर उनमें से ही और उनकी आड़ में कोई 150 लोग शहर में आ जाते हैं। अब देखें ना 25 मई को क्या हुआ यहाँ पे, खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी थी। आप देखें ना जब इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के सामने धरना दिया था तो लोग पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे, वहाँ पर आपने सूरत देखी थी? नहीं, उन्होंने पीटीवी पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने देखे ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की तारीफ, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। देखिए ये बता रहे थे कि इसके मुकाबले में इमरान खान साहब ने कुछ शराइत रखी है, तो वो कौन सी शराइत थी? देखिए खान साहब ने जो मीटिंग हुई है उनकी और जो डायलॉग होते रहे हैं उसमें खान साहब की तरफ से 2 शराइत सामने आई। नंबर 1 उनका कहना ये था कि फौरी इलेक्शन कॉल किए जाए और उसकी डेट अनाउंस की जाए। और दूसरा ये था, और दूसरा ये था कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए अगले साल मार्च। देखें पिछले आज DGI ने जो बात की है वो पिछले साल मार्च की है 21 की, कि उसमें ये कहा गया था कि अनलिमिटेड कि गैर मुअय्यना मुद्दत हयात यानी तकरीबन कि उनको एक्सटेंशन हम देने के लिए तैयार हैं कि वो रहें जब तक चाहे इमरान खान साहब की एक्सटेंशन। लेकिन अब ये है कि वो ये कह रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको कि अब वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये है कि फौरी इलेक्शन का मतलब ये है कि नवंबर से पहले इलेक्शन कॉल किए जाएं
ठीक है। और आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है जो नवंबर में होनी है वो उसको एक्सटेंड कर दिया जाए मार्च तक अगले साल, ताकि उनका ये ख्याल है कि अगर नवंबर में इलेक्शन कॉल किए जाएं तो वो मार्च अप्रैल की डेट बनती है, मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके नतीजे में 2/3 अक्सरियत से आ जाएंगे और आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट वो खुद करेंगे। वो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उनको नहीं देना चाह रहे और बार बार कह रहे हैं नहीं जी चोरों को हम नहीं ये करने देंगे, फलाने को ये नहीं करने। वो इसको एक मुतनाज़ बना रहे हैं आर्मी चीफ को। देखिए ये वज़ीर आज़म का एक आईनी इख्तियार है। वज़ीर आज़म आज शहबाज शरीफ है, कल कोई भी हो सकता है और उससे पहले भी। सॉरी टू कट यू ऑफ हाफिज साहब, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद मैं यहीं से आपसे कंटिन्यू करूंगी कि शराइत साहब ने दी हैं, क्या इस पे कोई एग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ, और इन शराइत के बाद अब मजीद और कौन कौन सी शराइत हो सकती हैं, क्योंकि जब मुज़ाकरात चलते हैं तो शर्त शराइत गिव एंड टेक दोनों तरफ से होता है। सो ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रैस साहब और आज हमें स्पेशल ज्वाइन किया हुआ है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हाफिज़ ताहिर खलील साहब ने। हाफिज़ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि प्रॉपर गाइड किया गया और इमरान खान साहब ने कहा भी कि जो लॉन्ग मार्च है वो उसमें वायलेंस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो दो शराइत रखी, एक ये थी कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए, दूसरा ये कि इस जो आर्मी चीफ अभी मौजूदा हैं उनको एक्सटेंशन दी जानी चाहिए। तो सर इसके बाद ऑब्वियसली कोई ना कोई गुफ्तगू तो हुई होगी, कोई गिव एंड टेक की बात हुई होगी, कुछ मजीद शराइत की बात हुई होगी, तो उसके बाद की क्या सिचुएशन थी? देखिए हमारी बात यह है कि जब खान साहब की दो मुतालबात, दो शराइत सामने आई तो गवर्नमेंट ने तो आउटराइटली उसको मुस्तरद कर दिया, उसने कर दी कि, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया और पीडीएम के दीगर लीडरों के बयानात भी आए कि इंतखाबात जो है मुकर्रर वक्त पे यानी अगस्त या सितंबर में अगले साल होंगे। और उनकी दूसरी शर्त ये थी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन दी जाए। तो उस हवाले से भी ये कहा गया, उनकी तरफ से ये कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उस हवाले से जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना रोल अदा करेंगे जब वक्त आएगा। तो ये तो बात हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये बातचीत जो है टूटी नहीं है, इसलिए कि प्रपोज़ल ये चलती रही है जो राब्ताकार थे दरमियान में, और जो इसमें प्रेसिडेंट का रोल भी है। प्रेसिडेंट ने जो है पहली दफ़ा जो है इकरार किया था 6 अक्टूबर को एक मीटिंग में मीडिया के साथ, उसमें ये कहा था कि हम बातचीत चला रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान, ताकि जो पोलराइजेशन है पाकिस्तान में उसको कम किया जा सके और पाकिस्तान को स्मूथली आगे बढ़ाया जा सके इलेक्शन की जानिब। ये प्रेसिडेंट ने एक मीडिया जो हमारी एक नशिस्त थी प्रेसिडेंट के साथ, उसमें ये कहा था। उसके बाद जो है 17 अक्टूबर को अभी 4 रोज़ पहले इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया कि बातचीत चल रही है और नहीं भी चल रही, और उन्होंने ये कहा था। तो हाफिज़ साहब इसका मतलब ये है कि बातचीत चल रही है, बातचीत अब भी चल रही है। इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च के लाहौर से इस्लामाबाद आने तक कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? नहीं, देखिए बातचीत कभी नहीं टूटती, और उसकी वजह यह है कि देखें सियासतदान वही कामयाब होते हैं जो अपने दरवाजे खुले रख और बातचीत चल रही होती है। अगर बातचीत ना चल रही हो, कोई सियासत नहीं होती कि आप बंद गली में चले गए हैं। बंद गली कोई सियासत नहीं है। सियासत इसी का नाम है कि आप नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील कर दें। तो इस लिहाज से जो राब्ताकार हैं, जो भी उनसे बात कर रहे हैं, बातचीत चला रहे हैं, उन्होंने अब एक प्रपोजल ये भी सामने आई है कि चलें अगर सितंबर अक्टूबर की बात गवर्नमेंट कर रही है तो थोड़ा सा वो पीछे हटें और इमरान खान थोड़ा सा पीछे हटें, और दरमियान का एक कोई रास्ता ये बन सकता है। क्या फर्क पड़ता है हाफिज साहब अगर मार्च में इलेक्शन हो रहे हैं या अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं? कुछ माह का तो बीच में फर्क है। उसके साथ दूसरी शर्त भी देखें ना, वो कहते हैं कि एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं ना, और वो ये कहते हैं अपॉइंटमेंट ये ना करें मौजूदा हुक्मरान। अगर बाजवा साहब खुद एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते तो जबरदस्ती कोई एक्सटेंशन नहीं दे सकता ना। देखिए ना, ये वो सूरत हाल है कि भाई कि जो खान साहब ने अपना बयानिया दिया हुआ है, वो ये समझ रहे हैं कि चलें अगर ये बाजवा साहब मान जाए
और उनको शायद उनका ये जोम है और उनका ये स्टांस है कि शायद मैं मना भी लूँगा बाजवा साहब को, लेकिन ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही। बहरहाल बातचीत चलाने के लिए कोई ना कोई एजेंडा तो होना चाहिए ना। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वैसे लगता है इमरान खान साहब को कि वो मना लेंगे? नहीं, देखिए बात यह है, बातचीत चल रही है, ये इंटैक्ट है, इसमें अभी कोई ऐसा झोल ज़रूर आते हैं कि कभी ऊंच नीच जो है हो रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता बातचीत। देखिए अब इमरान खान को आमादा किया जा रहा है कि वो पार्लियामेंट में वापस जाए, और उसके लिए देखें अभी इमरान खान ने जो 17 अक्टूबर को बातचीत की उसमें भी ये कहा है। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मैं ये लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि ये इनकलाब होगा, इनकलाब मैं जो होगा। मौजूदा हुकूमत के हैंडलर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ ये सारा कुछ। नहीं, वो तो इनकलाब से आगे की बात कर रहे हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं, वो तो जिहाद की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई कि नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी, बल्कि लोग एंजॉय करेंगे, फैमिलीज आएंगी। आज उनका फ्रेश स्टेटमेंट भी था कि लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत को गिराने या लाने के लिए नहीं किया जा रहा है। वो तो देखे ना, ये कहने की बात है ना, उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये तो एक बड़ा ऐसा शो होगा जिसमें लोग जो हैं वो खास तौर पर नौजवान जो है हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं। और खासकर जो फैसल वाडा साहब जो कल बयान दे रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, देखें ये दो मुख्तलिफ राय क्यों सामने आ रही है? अगर लॉन्ग मार्च जो है उसमें वायलेंस होती है, फिर आप समझें कि यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, और वो सूरत हाल जो है वो मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाऊं। साद रफीक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप 10 माह इंतजार नहीं कर सकते तो फिर 10 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। इट्स वेरी अलार्मिंग। ये सूरत हाल आप उसको जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि माजी में ये सब कुछ होता रहा है। और अगर आप देखिए आज भी उन्होंने बड़ा वार्न किया, सीधी बात की है कि अगर पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, जो आर्मी चीफ ने अभी काकुल में कहा था कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना, आज जब भी ये थ्रेट होंगे तो वो इंटरवीन करें। आज उन्होंने ये भी कहा कोई शुबा नहीं, आइन के आर्टिकल 245 के तहत गवर्नमेंट अगर उन्हें बुलाएगी लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की है, लॉन्ग मार्च के वो तो लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की है कि लॉ एंड ऑर्डर के अगर मसाइल पैदा होते हैं तो आर्मी को कॉल किया जा सकता है, और आर्मी जब भी कॉल करेगी गवर्नमेंट, आर्मी मौजूद होगी। क्योंकि ये तासुर भी दिया जा रहा था कि जी आर्मी जो है वो इनके कहने की बात नहीं होती, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रोटेक्ट करे, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, ये अदारों की जिम्मेदारी है। और अगर अदारे ये जिम्मेदारी, तो रियासत का बुनियादी जो है ड्यूटी की फिर क्या रह जाएगी। लेकिन हाफिज साहब ये बताइए कि फैसल वाडा जो इमरान खान के ओपनर बैट्समैन कंसिडर किए जाते थे, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, ये आपने क्लियर कर दिया। उन्हें शो का नोटिस जारी कर दिया ना, और सस्पेंड भी किया, उन्होंने कहा कि ला ताल्लुकी का इजहार किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उसकी वजह ये है उनको उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, की है, या क्या एजेंडा क्या था? देखिए उसकी वजह ये है कि खान साहब एक कमिटमेंट कर, उन्होंने जो बातचीत चल रही थी रफ्ताकारों के साथ, उसमें एक कमिटमेंट की थी कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम पुरअमन होंगे। और दूसरा ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके मुताबिक हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त देंगे, और जो जगह मुतय्यन होगी हम वहाँ पर जाके सिट इन करेंगे। ये बात तय हो गई थी। फैसल वाडा ने तो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बयान दे दिया कि यहाँ खून खराबा होगा, लाशें गिरेंगी, और ये तो बड़ा खूनी किस्म का जो है वो मार्च होगा। तो उसने तो बिल्कुल एक नया यहाँ पर एक नैरेटिव जो है क्रिएट कर दिया था, और एक लोगों में इतना खौफ पैदा हो गया था कि लोगों ने अब ये था कि मुझे मालूम है कि लोग जो है खुराक का और जो अशिया ज़रूरी है उसका ज़ख़ीरा करना शुरू कर, कि पता नहीं क्या हालात पैदा होते हैं यहाँ पे। कल अगर ये आ गए यहाँ पर तो ये तो मार्केट्स बंद हो जाएंगी, सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी, तो पता नहीं क्या सूरत हाल। ये एक खौफ पैदा हो गया था। नतीजा निकलेगा क्या? बिकॉज समझ नहीं आ रही इसकी बेस क्या है, ना हुकूमत लाने के लिए ना हुकूमत गिराने के लिए है। ये बात तो फिर व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग दिस लॉन्ग मार्च? मैं नहीं समझता कि वो दुरुस्त है कि ये हुकूमत गिराने के लिए। देखें वो अगर वो पॉपुलरिटी शो कर, पॉपुलर तो है इस बात के, तो फिर क्या शो क्या करना चाह रहे हैं इस लॉन्ग मार्च? वो उनका असल मकसद ये है कि हुकूमत जो है प्रेशर में आए, पब्लिक प्रेशर में, और पीछे हटे, रिजाइन करे, घर जाए और डेट अनाउंस हो। ये नहीं होगा, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, ये नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा। अच्छा ये नहीं होगा क्या? तो फिर यही तो मैं कह रही थी, इस लॉन्ग मार्च का पर्पस क्या है? जब वो कह रहे हैं कि हमने अगर 126 दिन में नहीं हो सका तो अभी भी नहीं होगा। तो देखिए एक बात यह है कि अगर रियासती अदारे जो हैं वो इस तरह जो है वो झुकना शुरू कर दें और सरेंडर शुरू कर दें,
फिर तो इससे बड़ा कोई आ जाए। सरेंडर नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रेक का टाइम है, इसके बाद हम इस पे भी बात करते हैं मार्च का फिर नतीजा निकलेगा क्या, और इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च के थ्रू जो मकासद हासिल करना चाह रहे हैं, जो इलेक्शन की डेट लेना चाह रहे हैं, अभी हाफिज साहब कह रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं होगा, फिर इस लॉन्ग मार्च से इमरान खान साहब को क्या मिलेगा? ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज डीजीआईएसए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी काफ़ी अहम बातें उन्होंने की हैं। हाफिज साहब ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ साहब यहाँ पर थे, वो इदारे से राब्ते में थे, जब वो बाहर गए तब भी मुसलसल राब्ते में, वो पाकिस्तान के अंदर कोई खतरा नहीं था। ये क्लियर कट उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो ये जो भी इस वक्त जो मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान में खतरा था, वो इसलिए बाहर गए, तो ये सब सिचुएशन इस वक्त कहाँ लीड कर रही है? देखिए, बात यह है कि ये खान साहब ने एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा ये बात की है कि अरशद शरीफ जो हैं वो मेरे पास आए और मुझे सारी सूरत हाल बताई। उसके बाद मैंने उनको जो है थोड़ी जो प्रोटेक्शन थी वो लेने के लिए कहा, और उसके बाद लास्ट जब वो आए हैं तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। लेकिन आज उसके बरक्स बात हुई कि उनको बाहर भेजने में फैसिलिटेशन का जो रोल था वो केपी गवर्नमेंट का था, और जो चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल ऑफ सीनियर प्रोटोकॉल जो स्टाफ था वो उनको सी ऑफ करने के लिए वहाँ मौजूद था एयरपोर्ट पर, और उन्हें बजाय कराची से जाने के जिसका टिकट बुक था वो पेशावर से गए हैं और पेशावर से दुबई गए हैं। दुबई में उनके साथ राब्ते में थे वो पीटीआई की क़यादत के साथ और यहाँ पर भी लोगों के साथ, और ख़ुद आईएसआई के लोगों के साथ राब्ते में। आईएसआई ने ये खुद भी कहा कि उनके जो सब ऑर्डिनेट हैं उनके साथ अरशद शरीफ का राब्ता था, वो दिसंबर में वापस भी आने का इरादा रखते थे। ये भी देखिए, ये सिर्फ अरशद शरीफ ने उनसे बात नहीं की थी, बल्कि अरशद शरीफ ने यहाँ पर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी राब्ते में थे, और उन्होंने, मुझे मालूम है कि उन्होंने उनसे ये कहा था कि शायद वो 15 अक्टूबर के बाद जो है वो 25 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। ये उन्होंने बात भी की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बात जो है वो कहा था कि कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जिसमें मेरा मसरूफ़ रहना बहुत ज़रूरी है और मैं अब शायद दिसंबर में आऊँगा, ये भी बात की थी। लेकिन ये नहीं था कि बिल्कुल वो कट ऑफ हो गए थे और वो यहाँ पर आज जो हकायक बयान किए डीजीआईएसपीआर ने, और उन्होंने फुटेज भी दिखाई कि जिस तरह केपी की गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोटोकॉल दिया और एयरपोर्ट पर फैसिलिटेट किया, उससे पहले उन्होंने कहा कि थ्रेट अलर्ट जारी किया, और उसका मकसद यही था कि अरशद शरीफ साहब को यहाँ से बैरून मुल्क भिजवाना। फिर उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के सीईओ की बात की कि वो टिकट उन्होंने करवा के दिया, दुबई में उनके खाने का क़याम का उन्होंने इंतज़ाम किया, फिर वहाँ से उन्हें कीनिया भी उन्होंने भिजवाया, और वहाँ पर जो वकार और खुरम नामी दो शख्सियात हैं उनका जिक्र भी किया। तो हाफिज़ साहब उन्होंने कहा कि ये मुल्क के अंदर साजिश हुई है, ये तो फैसल वोडा का कहना भी किया जा रहा है। ये फैसल वोडा का कहना है कि मुल्क के अंदर साजिश की गई थी और उन्हें मारने। देखिए अनवर, बात यह है कि इसका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि जब ये सारा मामला उठ रहा था, हमारी ये जिम्मेदारी थी पार्लियामेंट की कि पार्लियामेंट में इस मसले को लाया जाता, इसको डिबेट किया जाता है। और अभी भी देखिए, बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी थी कि जब अरशद शरीफ का वाक़या हो चुका था, पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में, उनको चाहिए था कि भाई कि वो इस पर एक्शन लेते, कोई कमेटी जो है बनाई जाती इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर ये काम पार्लियामेंट, ये इनिशिएटिव पार्लियामेंट के होने चाहिए, लेकिन हम दूसरे अदारों की तरफ देखते हैं। और पहली दफा फौज ने भी एक खत लिखा, बना रही है, बना दिया उन्होंने, कमीशन तो बना दिया। नहीं, अब हमें वेट करना चाहिए। देखिए, अब तो हमें वेट करना पड़ेगा। नहीं, अब हमें वेट करना पड़ेगा उस कमीशन की तहकीकात का। लेकिन आप साहब सिर्फ एक मिनट के लिए आप देखिए, इस मुल्क में जो पहले कमीशन तश्कील दिए गए उनकी रिपोर्ट सामने आई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल सामने नहीं आए। तो मैं कहता हूँ कि अरशद शरीफ के मामले पर हमें बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें इस मामले को दबने नहीं देना जब तक कि उनके कातिल मंजर आम पर ना आए। यही उनकी वालदा की भी अपील है, ये उनकी वालदा की भी नसीहत है और ये एडवाइस है
कि भाई के ये जो है ये मर्डर, बिल्कुल, इसको कोल्ड मर्डर नहीं होना चाहिए जी। और इसको जिंदा रहना चाहिए। अरशद शरीफ ने जो शऊर दिया जी। उसको आगे लेकर चलना चाहिए पॉइंट पूरी टेकन कम्युनिटी सर, को। बहुत शुक्रिया। आज आपने प्रोग्राम को, नाज़रीन वक्त खत्म हो चुका है और जैसे आज DGISI ने भी कहा कि हमें इस वक्त वेट करना चाहिए, जो कमीशन बनाया, जो तहकीकात होंगी उसके बाद इस पे आगे जो है वो गुफ्तगू की जानी चाहिए। वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।